गुड इवनिंग। स्वागत है आपका लोक प्रशासन के पेपर 1 के एक महत्वपूर्ण अध्याय लोक नीति में। लोक नीति की चर्चा आपके साथ कर रहे हैं आज से स्टार्ट। लोक नीति पर एक क्वेश्चन आता है, टिप्पणी भी आती है। पहले लॉन्ग क्वेश्चन आता था 60 मार्क्स का, अब छोटे क्वेश्चंस आते हैं। लोक नीति के 3 भाग होते हैं। लोक नीति का निर्माण कैसे होता है, लोक नीति का क्रियान्वयन कैसे होता है और लोक नीति का मूल्यांकन कैसे होता है। कंटेम्पररी टाइम्स में पिछले कुछ समय में मॉडल्स पर क्वेश्चंस आए हैं, इवैल्यूएशन इनके मूल्यांकन भी क्वेश्चन आए हैं और भविष्य में यूज ऑफ आईसीटी इन पॉलिसी मेकिंग पे क्वेश्चन आ सकते हैं। यूज ऑफ आईसीटी इन पॉलिसी मेकिंग जब हम मॉडल्स डिस्कस कर लेंगे उसके बाद हम यूज़ ऑफ आईसीटी इन पॉलिसी मेकिंग भी आपके साथ चर्चा करेंगे और बताएंगे कि प्रोएक्टिव ठीक को प्रोडक्शन ऑफ पॉलिसीज क्या है। तो अभी समझिए कि लोक नीति हम किसे कहते हैं। जो लोगों के लिए लाई जाती है उसे हम लोक नीति कहते हैं। लोक नीति की अपनी विशेषता होती है जिस कारण ये निजी क्षेत्र से मतलब भिन्न होती है। लोक नीति में संप्रभुता होती है। लोक नीति में संप्रभुता होती है यानी कि ये सब पर समान रूप से लागू होती है। मुकेश अंबानी जी से लेकर के और रिक्शा चलाने वालों तक सब पर ये समान रूप से लागू होगी क्योंकि राष्ट्र की संप्रभुता से युक्त होती है लोक नीति। दूसरा कि लोक नीति में दबाव या कोर्सिव की पावर भी हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति लोक नीति को उल्लंघन करता है तो उसको दंड देने की भी इसमें प्रावधान होता है। इस कारण लोक नीति अपना क्या है, सब पर लागू होती है। भारत के बाहर जो लोग हैं उन पर भी लागू होती है। एनआरआई के लिए अगर हमारी पॉलिसी कोई बन रही है तो भारत से बाहर रहने वाले लोगों पर भी वो पॉलिसी लागू होगी। ठीक है, तो लोक नीति, अभी प्रश्न आया है कि लोक नीति एक प्राश्रित चर है या स्वतंत्र चर, इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो लोक नीति अपने निर्माण के समय में एक मतलब प्राश्रित चर मानी जा सकती है क्योंकि इस पे दबाव समूहों का दबाव होता है, हित समूहों का दबाव होता है और इसमें कई चेंजेस भी आ सकते हैं। लेकिन जब ये लागू होती है तो इंडिपेंडेंट होती है और ये लोगों पर अपना प्रभाव डाल सकती है। प्राश्रित हम उसे कहते हैं जो दूसरों से प्रभावित हो जाता है और स्वतंत्र हम उसे कहते हैं नीति निर्माण के संदर्भ में जो दूसरों को प्रभावित कर सकता है। जब लोक नीति निर्माण हो रहा होता है तो वो हित समूहों या लक्षित समूहों या राजनीतिक दलों के प्रभाव में उसमें कई अमेंडमेंट्स भी हो सकते हैं निर्माण के दौरान। ठीक है, और क्रियान्वयन के दौरान जब वो नीति लागू हो जाती है तो लोगों के जीवन में बदलाव लाती है। स्वतंत्र वो है जो दूसरों के बदलाव लाता है, ठीक है, और अपना मतलब बिना किसी प्रभाव के काम कर सकता है। तो अगर सड़कें बन गई तो लोगों के जीवन में बदलाव, पानी, ठीक, बिजली, स्वास्थ्य से जो नीतियाँ होती हैं वो लोगों के जीवन में बदलाव लाती हैं, शिक्षा की नीतियाँ वगैरह। तो ये लोक नीति है। लोक नीति के कुछ विशेष लक्षण। सबसे पहला चरण लोक नीति में होता है निर्माण का, क्योंकि भविष्य में आप लोग आईएएस या पीसीएस बनने जा रहे हैं और आईएएस और पीसीएस बन करके आपको न तो इतिहास की पुस्तक लिखनी है न कोई काव्य संग्रह लिखना है, आपको लोक नीति निर्माण ही करना है। ठीक, भले आप कोई भी विषय पढ़ लीजिए लेकिन एक प्रशासक के रूप में आपने लोक नीति को पढ़ना है, एक लोक नीति को बनाना है और एक लोक नीति को ही लागू करना है। अभी भले आप कोई भी विषय पढ़ लीजिए, ठीक है, सोरठा चौपाई छंद याद कर लीजिए या इतिहास रट लीजिए, लेकिन भविष्य में जब आप प्रशासक बनेंगे तो आपको लोक नीति निर्माण और लोक नीति क्रियान्वयन की क्रियाएं ही संपादित करनी है। इसलिए वो भाग्यशाली हैं जो लोग प्रशासन पढ़ रहे हैं कि तो भविष्य में किए जाने वाली क्रियाओं के बारे में अभी से जानने लगे हैं। तो लोक नीति का निर्माण आप एक प्रशासक के रूप में कैसे करेंगे, इसका विश्लेषण लोक नीति के प्रतिमान में किया जाता है।
ठीक है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रोसेस में किया जाता है। इसके कई प्रतिमान हैं। 1950 के बाद लोक नीति, जब हमने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अपनाई और सीमित संसाधन में असीमित लक्ष्यों को प्राप्त करने का दबाव बढ़ा, तो उसके बाद से लोक नीति मूल्यांकन, लोक नीति निर्माण के कई मॉडल विकसित हुए। ठीक है, जो परंपरागत था 50 से पहले भी जो चलता था उसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल मॉडल। ठीक है, कि सरकार की संस्थाएं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को चूज करके विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ द लॉ, ठीक, सब कुछ देख दाख करके विधिक प्राधिकार से नीतियां बना दिया करती थी। उसे हम संस्थागत नीति निर्माण का संस्थागत प्रतिमान कहते थे। नौकरशाही डिसाइड करती थी कि समाज को क्या चाहिए, नौकरशाही डिसाइड करती थी कि कानून में क्या प्रोविज़न हो और क्या प्रोविज़न न हो। ठीक है, इसलिए वो संस्थागत प्रतिमान था कि राजकीय संस्थाओं से जो नीतियां आ गई उनको हम लोक नीति कहते थे। राजकीय संस्थाएं, संसद है, ठीक है, सरकार है या सरकार का कोई अंग है, उसे लोक नीति कहते थे। लेकिन 50 के बाद बहुत सारे मॉडल आए। इन मॉडलों में संक्षिप्त में सबसे पहले जो है इलीट मास मॉडल। इलीट मास मॉडल या इलीट कहते हैं अभिजन और मास कहते हैं आपको मतलब सामान्य जन। तो अभिजन सामान्य जन प्रतिमान इसको कहते हैं। हिंदी में लिखना चाहें अभिजन सामान्य जन, इलीट मास मॉडल कहते हैं। ठीक है, इसमें ये कहा जाता है कि समाज में दो वर्ग होते हैं, क्लास और मास। क्लास को हम प्रतिष्ठित वर्ग कहते हैं, मास को हम जनसामान्य कहते हैं। ठीक, ये मॉडल ये मानता है कि नीति निर्माण में हमेशा इलीट क्लास का बोलबाला होता है और इलीट क्लास की वैल्यूज़, इलीट क्लास की रिक्वायरमेंट पॉलिसी में रिफ्लेक्ट होती है। और ऐसी पॉलिसीज़ कभी नहीं बनाई जाती जो इलीट क्लास के हितों के विरुद्ध हों। ठीक है, प्रतिष्ठित जो समूह है, प्रतिष्ठित जो लोग हैं, उनके हितों के विरुद्ध कोई नीति कभी नहीं लाई जाती। ठीक है, या ऐसी बातें नीति में नहीं रखी जाती जो आपके मतलब प्रतिष्ठित लोगों के विरुद्ध हो। ठीक है, कि भाई काला धन के लिए कानून आ जाए कि भाई जिसकी जितनी भी बाहर विदेशों में संपत्ति है उसका भी ब्यौरा देना होगा आपको, जो भारत का नागरिक है उस सबको देना होगा। ठीक है, जो अपनी भारत विदेशों में संपत्ति को छिपाएगा उसकी भारतीय नागरिकता हम जब्त कर देंगे। अगर ऐसा प्रावधान बना दिया जाए तो देख लीजिए कि सारी काली संपत्ति विदेशों में जो भारत का पैसा जमा हो रखा वो सब हो आ जाए। लेकिन उसमें अगर ईमानदारी दिखाई जाए कि भाई हमारे पास गुप्तचर एजेंसीज की जो सूचनाएं मिलेंगी उसमें हमें जिसका भी विदेश में रिकॉर्ड मिलेगा संपत्ति का, ठीक है, लेकिन वो संपत्ति है किसकी विदेशों में, ऑब्वियसली वो यूपी बिहार के गाँव में रहने वाले लोगों की तो है नहीं, वो सारे हाई प्रोफाइल, ठीक है, जो समाज के देश के लुटेरे हैं, सफ़ेद पोश, उन लोगों की संपत्तियां हैं। ठीक है, जो यहाँ से टैक्स चोरी कर कर के विदेशों में जमा है। लेकिन ऐसी नीति 1950 से हम भ्रष्टाचार चिल्ला रहे हैं, लेकिन देखिए कितना प्रभावी है। ठीक, काला धन है, काला धन है, काला धन है। तो साधारण सी बात है कि जैसे हर दवाई पे एक एक्सपायरी डेट लिखी रहती है, वैसे नोटों पे भी लिख दिया जाएगा कि एक्सपायर हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2025 में ये मुद्रा मूल्यहीन हो जाएगी। तो जो नोट जमा करने का अभी जो 150 करोड़, ठीक है, इत्र भेजने वाला उसके यहाँ से मिला, वहाँ से मिला, यहाँ से तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि भाई 2 साल से ज़्यादा उसकी वैलिडिटी ही नहीं है, तो पैसा ही अपने आप ही जो है। लेकिन हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन वो हम 100 काम कर लेंगे, लेकिन एक काम वो नहीं करेंगे जो समस्या का वास्तव में निराकरण करे, क्योंकि वो प्रतिष्ठित वर्ग के हित में नहीं होता। वो एक काम, हम 100 काम करेंगे लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, लेकिन वो एक काम नहीं करेंगे जिससे समस्या का निदान हो सकता है। क्यों वो काम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो प्रतिष्ठित वर्ग के हित में नहीं है। तो जो इलीट मास मॉडल है वो यही कहता है कि हमेशा, ठीक है, इलीट वर्ग पॉलिसी ड्रिवन करता है और ऐसी पॉलिसी बनाता है जो उसके हित में हो, और ज़्यादा रूपांतरणकारी नीतियाँ कभी नहीं बनाता, क्योंकि मास अगर बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, तो इलीट वर्ग की सत्ता क्या हो सकती है, जा सकती है। तो दिस वाज द इलीट मास मॉडल। इसके अलावा जो आया है वो आया है चार्ल्स लिंडब्लॉम साहब का
इंक्रीमेंटल मॉडल, अभिवृद्धिवादी प्रतिमान। तो ये कहते हैं कि अधिकतर सरकारों में नीति निर्माण की प्रक्रिया अभिवृद्धिवाद से चलती है। अभिवृद्धि, थोड़ी थोड़ी वृद्धि कि इस बार मॉडल लाए गरीबी निवारण का, उसे 200 जिलों में लागू कर दिया इस बजट में, जस्ट एग्जाम्पल। अगले बजट में 400 जिलों में लागू कर दिया, ठीक है। अभी अगर 15 राज्यों में, तो अगले बजट में 20 राज्यों में फैला दिया। यानी कि थोड़ा थोड़ा करके, इस साल का बजट 500 करोड़ का था, अगले साल 800 करोड़ कर दिया, उसी को बढ़ाकर उससे अगले साल 1600 करोड़ कर दिया। तो कहा कि नीतियाँ आप देखिए कि मतलब 89 से जवाहर रोजगार योजना का फिर स्वर्ण जयंती रोजगार योजना बना दिया, फिर स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना बना दिया। इनके हर बार क्या होता है कि बस नाम वाम चेंज कर करके और उसको रिलॉन्च कर दिया जाता है। ये अभिवृद्धिवाद है, ठीक है। अभिवृद्धिवाद के अपने फायदे भी हैं और अपने नुकसान भी हैं। अभिवृद्धिवाद से धीमी गति से परिवर्तन होते हैं, ग्रेजुअल चेंज होते हैं, और इससे सोसाइटी में रेडिकल चेंज नहीं होते, ठीक है। क्योंकि इसके विपरीत अभी हम आगे बात करेंगे रैशनल मॉडल का। तो अभी पहले रैशनल मॉडल समझ ही लीजिए नीति निर्माण का। तार्किकता प्रतिमान, तार्किकता प्रतिमान कहता है कि हर समस्या के लिए हमें नई ढंग से नीति बनानी चाहिए। जो पिछली नीति है उस नीति को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, उसको वहीं खत्म करके नई नीति बनाना चाहिए, ठीक है। और समस्या को उखाड़ फेंकने के लिए तार्किक ढंग से नीतियाँ बननी चाहिए। लेकिन कई बार तार्किक नीतियाँ समाज में क्या कर सकती हैं, विद्रोह पैदा कर सकती हैं। जैसे आर्थिक सुधार की नीति है, आर्थिक सुधारों की नीति, या अभी आप कृषि कानून को देख लीजिए कि भाई बार बार ये पूछा जा रहा था कि कृषि कानून में क्या आपका मतलब काला क्या है, वो प्रावधान बता दीजिए, उस प्रावधान को हटा देते हैं। लेकिन उसके अंदर एक मतलब एक ये बैठा दिया गया कि इससे किसान की ज़मीन चली जाएगी। जब कॉन्ट्रैक्ट फसल का हो रहा है, ज़मीन का नहीं हो रहा है, तो किसान की ज़मीन कैसे जाएगी, ठीक है। गीता गोपीनाथन जो IMF की एडवाइज़र इंडिया की है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की पढ़ी हुई है, तो वो तक कह रहे थे कि भारत की कृषि कानून भारत के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए एक मील का पत्थर होगा। लेकिन हमारे राजनीतिज्ञों ने ऐसी मतलब वो ट्रिक्स चली कि एक प्रोग्रेसिव लॉ को पीछे लेना पड़ा। सरकार भी समझाने में विफल रही, या सरकार फॉर्मुलेशन के लेवल पर ही चूक कर गई कि पहले सारे स्टेक होल्डर्स से मतलब बातचीत नहीं की गई, सारे स्टेक होल्डर्स को विश्वास में नहीं लिया गया, बिना विश्वास में लेकर पॉलिसी फॉर्मुलेट कर दी गई। तो बहरहाल कि तार्किक नीति निर्माण जब भी होगा, जब सुधारों का हो कि भाई हम छटनी कर रहे हैं कि कर्मचारी जो काम नहीं करते, तो तत्काल विरोध हो जाएगा। तो तार्किक कि अदक्षता है, अदक्षता इसके लिए है, ठीक है, भारी वेतन भी इसलिए क्योंकि नौकरशाही में काम करने वाले कम और घूमने मतलब समय बर्बाद करने वाले ज़्यादा लोग हैं। प्राइवेट सेक्टर में 25-50 लोग जितना काम करके देते हैं, सरकारी सेक्टर में 500 लोग उतना काम करके नहीं देते। तो कहीं ना कहीं वो है। लेकिन इसमें अगर हम तार्किकता लगाएंगे तो फिर विरोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए तार्किकता प्रतिमान अच्छा होते हुए भी विद्रोह की आशंका, ठीक है, सामाजिक अपराइजिंग की समस्या की संभावना के कारण कम यूज़ किया जाता है। अभिवृद्धिवाद धीरे धीरे परिवर्तन, आप देख लीजिए कि हमने जो आर्थिक नीति लागू की 24 जुलाई 1991 में, उसमें हमने धीरे धीरे, ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को खोला। इसी तरह डिसइन्वेस्टमेंट में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़े, अभिवृद्धिवाद करके बढ़े। पहले ही दिन अगर कहते नहीं ये सब प्राइवेटाइजेशन वो हो, तो फिर क्या हो जाता, बहुत बड़ी मतलब भूचाल आ जाता है एक तरह से। तो अभिवृद्धिवादी प्रतिमान ये कहता है कि बेंचमार्क चेंज, धीरे धीरे चेंज, ग्रेजुअल चेंज। और तार्किकता प्रतिमान कहता है कि हर समस्या का नई ढंग से विश्लेषण कीजिए और नई पॉलिसी लाइए। इसके अलावा टैजोइनी का मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल भी आता है, मिश्रित प्रक्रिया प्रतिमान। मिक्स्ड स्कैनिंग की हिंदी होगी मिश्रित प्रक्रिया प्रतिमान, और नोट्स में लिखा भी है, सब कुछ हिंदी में ही है। तो मिश्रित प्रक्रिया प्रतिमान में दोनों को ब्लेंड कर देते हैं, जोड़ देते हैं हम, रैशनल मॉडल को और इंक्रीमेंटल मॉडल को, कि कुछ पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जो तार्किकता प्रतिमान के आधार पर बनाई जानी चाहिए, और कुछ पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जो इंक्रीमेंटल होनी चाहिए। भाई
सामाजिक परिवर्तन धीमे धीमे होते हैं। एक दिन में हम गरीबी नहीं निवारण कर सकते, एक दिन में हम बेरोजगारी या बीमारी का निवारण नहीं कर सकते, उसके लिए हमें दशकों प्रयास करने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर के हम इसमें कुछ सब्सटेंशियल सक्सेस पा सकते हैं। लेकिन आर्थिक क्षेत्र में अगर हम इंक्रीमेंटल को फॉलो करते रहें, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में अगर इंक्रीमेंटलिज्म को फॉलो करते चले गए, डिफेंस के सेक्टर में अगर तो हम विकास की गति को रोक देंगे या राष्ट्र की सुरक्षा को क्या कर सकते हैं, खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए तार्किकता प्रतिमान जरूरी है। प्रतिरक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, आर्थिक नीतियों के क्षेत्र में भी कहीं कहीं जरूरी है। ठीक है, तो आर्थिक नीतियों में भी ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं ला सकते आर्थिक नीतियों में, जैसे कि अभी रुपए की कन्वर्टेबिलिटी का मामला है, रुपए की पूर्ण परिवर्तनता का मामला है, उसमें भी हम एक तरह से अभिवृद्धिवाद में ही जा रखे हैं। ठीक है, उसको भी एकदम पूर्णता में लागू नहीं कर सकते, क्योंकि पूर्णता में लागू करेंगे तो हो सकता है कि आर्थिक अस्थिरता को जन्म मिल जाए, कोई आर्थिक स्थिरता फैले। तो बट मिक्स्ड स्कैनिंग ये कहता है कि सोशल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए हमें इंक्रीमेंटल मॉडल अपनाना चाहिए, विज्ञान प्रौद्योगिकी जैसे तकनीकी क्षेत्रों के लिए हमें आर्थिक प्रतिमान या तार्किकता प्रतिमान अपनाना चाहिए। ये एटोजोइनी साहब का है। और इसके बाद आपका स्ट्रीम एंड विंडो मॉडल आता है। स्ट्रीम एंड विंडो मॉडल अमेरिका में मोस्टली पॉपुलर मॉडलों में माना जाता है। स्ट्रीम एंड विंडो मॉडल में ये कहा जाता है कि जब तीन धाराएं मिलती हैं तो लोक नीति की खिड़की खुलती है। तीन धाराएं कौन सी हैं? समस्या की धारा, राजनीतिक धारा और नीति की धारा। समस्या को पहचानना, उसके राजनीतिक विकल्पों और उपयुक्तता और आर्थिक उपयुक्तता इत्यादि का विश्लेषण करना और फिर उसको नीति का रूप देना, तो एक नीति बनती है, विंडो खुलती है। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है विकासशील देशों में, विशेषकर भारत जैसे, जहाँ पे आय वर्ग की असमानता होती है। ठीक है, अलग अलग आय वर्ग के लोग होते हैं, संपन्न विपन्न होते हैं, क्षेत्रीय असमानताएं, आय की असमानताएं, शिक्षा की असमानताएं, रोजगार की असमानताएं जहाँ ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर ग्रुप मॉडल का उपयोग ज़्यादा होता है नीति निर्माण में। समूह प्रतिमान इसको कहते हैं, नीति निर्माण का समूह प्रतिमान। समूह प्रतिमान कई रूपों में व्यक्त होता है नीति निर्माण के दौरान। एक स्थिति ये होती कि विन विन मॉडल। ठीक है, यदि रेलवे बजट आ रहा है, फॉर एग्जांपल, पहले रेलवे बजट था, रेलवे बजट जनरल बजट का भाग है, लेकिन अगर रेलवे बजट में एसी फर्स्ट क्लास का भी किराया बढ़ा दिया जाए 10% और स्लीपर सेकंड क्लास का भी 10% बढ़ा दिया जाए, तो दोनों को बराबर। ठीक है, यदि लेकिन अगर AC 3 टियर या AC फर्स्ट क्लास का किराया बढ़ाया जाए और सेकंड क्लास स्लीपर का वही रखा जाए, तो उस स्थिति में जो AC फर्स्ट क्लास से यात्रा करने वाले यात्री हैं उन्हें 10% ज़्यादा देना पड़ेगा, वो नुकसान में रहेंगे। जबकि जो द्वितीय श्रेणी शयनयान वाले हैं उनको सेम किराया देना पड़ेगा, कम मतलब कि जो पहले था वही देना पड़ेगा, तो वो लाभ में रहेंगे। तो विन लॉस की सिचुएशन अधिकतर पॉलिसीज़ में होती है। ठीक है, जैसे GST में कुछ को ज़्यादा 18% देना पड़ता है, कुछ को कम देना 12% देना पड़ता है, तो अलग अलग लोगों पर अलग अलग। ठीक, GST। तो इसी तरह से आपका विन लॉस मॉडल हो गया। ठीक है, कॉर्पोरेटिज्म पहले समझ लीजिए, फिर पब्लिक चॉइस में डायग्राम से समझा रहा हूँ। कॉर्पोरेटिज्म ऐसा होता है कि ये अमेरिका में लोक नीति निर्माण का एक आयाम है कि कॉर्पोरेट्स जो होते हैं कि मार्केट में तो एक दूसरे के राइवल होते हैं, लेकिन जब उन्हें अपने फील्ड के लिए, जैसे टेलीकॉम सेक्टर वाले या इंश्योरेंस सेक्टर वाले, अलग अलग कंपनियां हैं, आपस में मार्केट में राइवल्स हैं, लेकिन जब उन्हें लोक नीति की ज़रूरत पड़ती है तो सरकार पर साथ आकर के दबाव बनाते हैं। ठीक है, तो कॉर्पोरेट प्रेशर एक्सर्ट करते हैं अपनी फेवरेबल पॉलिसी लाने के लिए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कॉकस वहाँ पे पाए जाते हैं इंडिया। ठीक है, इंडिया कॉकस भी पाया जाता है, इंडिया के लॉबिंग करेगा। ठीक, पाकिस्तान का भी पाकिस्तान की लॉबिंग करेगा, तो वो वहाँ पे चलता है। इसके अलावा आपका ट्रेड ऑफ में हम ये कहते हैं कि भाई मतलब
सबसे मांगें ले लेते हैं। जैसे अभी बजट पूर्व चर्चा शुरू हो जाएंगी या हो गए होंगे, बजट पूर्व चर्चा कर चुकी होंगी माननीय वित्त मंत्री महोदया निर्मला सीतारमण जी, या कुछ पे रह रखा होगा तो हो रही होगी चर्चा। तो बजट पूर्व चर्चा में सभी जो है इंडस्ट्रीज आए, ठीक है, किसी ने बजट हॉलीडे मांगा, ठीक है, किसी ने बजट में छूट मांगी, किसी ने कुछ और छूट मांगी, सब अपनी अपनी मांगें निर्मला सीतारमण जी को दे दिए। अब उनमें से सबकी, ठीक है, सबकी मांगें तो मानी नहीं जा सकती, लेकिन सबकी जो कॉमन मांग है, ठीक है भाई, कॉमन मांग जो होंगी उनको मान लिया जाएगा। तो सार को गए रहे थूता दे उड़ाए, सबकी जो कॉमन मांग है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सबकी कॉमन मांग है कि भाई आपका जो टैक्स है इस बार का वो न बढ़े, ठीक है, ये जो 10% प्रस्तावित होता है हर साल, वो इस साल ना हो, तो चलो भाई उसको मान लिया। ये सब ने कहा कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बिग इश्यू है, ठीक, हम जो कार मेकिंग कंपनियां हैं, हमें अपने हमारी कारों को पूरे इंडिया में, ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं मिलती है, अलग अलग स्टेट से हमें टैक्स की प्रॉब्लम आती है, तो उस इश्यू को सब आप ठीक है जीएसटी काउंसिल में उठा करके सॉल्व कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई इस बजट में हम इसकी घोषणा कर देंगे। तो कुल मिलाकर के कहना यह है कि सबकी अलग अलग मांगें न मानकर कुछ जो सर्वसम्मत मांगे हैं उनको मान लेना, यह है ट्रेड ऑफ। अब पब्लिक चॉइस को अलग से इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में कि पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में पब्लिक चॉइस अब पैरेटो ऑप्टिमैलिटी की जगह अब पैरेटो इम्प्रूवमेंट्स पर ध्यान दे रही है। तो कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। एमजे मिशान साहब का ये मॉडल है और उसमें ये कहा गया है कि पब्लिक चॉइस एक ऐसा प्रतिमान है लोक नीति निर्माण का जिसमें सरकार सभी वर्गों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराती है, ठीक है। पब्लिक चॉइस को मतलब खुला रखती है। किसी भी एरिया में हम देखें, ठीक है, कि भाई जैसे कि कुछ लोग विदेशी कारों के शौकीन हैं, ठीक, तो विदेशी कारों के शौकीन हैं तो ठीक सरकार ने कहा कि ठीक है हम विदेशी कारें आने देंगे, लेकिन उस पर सरकार ने ठीक एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया, उस पर सरकार ने एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया, बंद नहीं किया, प्रतिबंध नहीं किया, ठीक। या ये कह सकते हैं कि ऑटोमोबाइल ही इसका बहुत ज़्यादा उदाहरण है कि भाई किसी चीज़ पर हम ब्लैंकेट बैन ना लगाएं, कि जिन लोगों के पास पेट्रोल डीजल के व्हीकल्स हैं और 10 साल से ज़्यादा पुराने हो गए हैं, तो एक तरीका तो ये है कि सरकार कहे कि आज ही तुम लोग इनको छोड़ो, ठीक, लेकिन किसी के पास अगर पैसा ना हो, नया मॉडल ना ला पाए तत्काल, तो सरकार ने कहा कि हम इनका क्या करेंगे, इन्वायरमेंट टैक्स लगा देंगे, एक इन्वायरमेंट सेस लगा देंगे या टैक्स लगा देंगे कि आप चलाइए, लेकिन आपको इतना एक्स्ट्रा, जो नई कार खरीदेगा उसको छूट देंगे, और आप अगर यही कार चलाएंगे तो आपको इन्वायरमेंट से हर साल देना पड़ेगा 5,000 7,000 जो भी सरकार डिसाइड करे फॉर एग्जांपल। तो उनकी रुचि भी, विकल्प भी रह गया कि उनको अपना पुराना वाहन रखने की जो चॉइस थी उनकी बनी रह गई, और नए लोगों को भी, या नए लोग जो नई कार लेना चाहते थे इको फ्रेंडली, उनके लिए भी ऑफर है क्या, ठीक है, उनको भी 5-7 हज़ार रुपये नई गाड़ी खरीदने की जगह 5-7 हज़ार रुपये 1-2 साल देकर अपनी गाड़ी चलाने की छूट हो गई, और नए लोग जो नई गाड़ी ले रहे हैं उनको टैक्स छूट दे करके उनको भी मोटिवेशन मिल गया। तो सबके लिए दरवाजे खुले रखना, किसी की भी रुचि को मत कर रोकना नहीं, ये पब्लिक चॉइस है। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आती है कि पब्लिक चॉइस में हमें मतलब कि समझौता करना पड़ता है, ठीक है। तो समझौता ये करना पड़ता है कि जैसे हमारा जो समाज है, ठीक है, विविधताओं युक्त समाज है, आय की विविधता, ठीक, क्षेत्रीय विविधता। तो कई बार हम जब कोई नीति बनाते हैं तो हम सब मूल्यों, आर्थिक मूल्यों, सामाजिक मूल्यों, पर्यावरणीय मूल्यों में संतुलन बनाने की चेष्टा करते हैं, ठीक। तो कोई नीति लाते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि समाज किस मूल्य की समाज को आवश्यकता ज़्यादा है, उसे प्राप्त करने की चेष्टा की जाती है, और दूसरी ओर उन मूल्यों को देखा जाता है जिनको समाज मतलब सेक्रीफाइस कर सकता है,
ठीक है, प्राप्त होने वाले मूल्यों और छोड़े जाने वाले मूल्यों के बीच एक संतुलन बैठाया जाता है। इसको पेरेटो ऑप्टिमैलिटी कहते हैं। ठीक है, कोई भी है कि भाई हम बनाना चाहें तो कोई मूल्य है, फॉर एग्जांपल डायग्राम में अगर आप देखेंगे कि कोई वैल्यू x है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, ये वैल्यू x का 10 पॉइंट है और यहाँ आप देखिए y एक्सेस पे 10, ठीक है, ऑल अदर सोशल वैल्यूज है जिनको हम छोड़ सकते हैं। ठीक, तो हम करते क्या हैं कि किसी एक वैल्यू को मैक्सिमाइज करने के बजाय बैलेंस करते हैं कि इसको भी हम पूर्णता में न प्राप्त करके, ठीक, जहाँ तक हमारा काम चल सकता हो वहाँ तक प्राप्त करें और उन मूल्यों को भी पूरी तरह नष्ट न करने के, जहाँ तक हम प्राप्त कर सकते हैं वहाँ तक प्राप्त करें। ठीक है, मतलब जैसे सोशल वैल्यू x है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, हमने कोई डैम बनाना है बड़ा किसी नदी पे, लेकिन उस नदी के डैम बनाने से क्या हो सकता है कि बहुत बड़ा वन क्षेत्र नष्ट हो सकता है, बहुत सारे गांव जल डूब क्षेत्र में आ सकते हैं और बहुत सारे हजारों लाखों लोग विस्थापित हो सकते हैं, फ्यूना फ्लोरा नष्ट हो सकता है। लेकिन बिना डैम बनाए भी हम नहीं रह सकते। क्यों? हमें पीने के पानी की आवश्यकता है, सिंचाई के पानी की आवश्यकता है, हमें बिजली की आवश्यकता है। तो डैम बनाना एक आर्थिक मूल्य हो गया और ठीक है, डूब क्षेत्र में आने वाले गांव, विस्थापित होने वाले लोग, वहाँ जल क्षेत्र में जल भरने से, पानी भरने से नष्ट होने वाला फ्यूना फ्लोरा, वो सामाजिक वो मूल्य हैं जिनको हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, डैम बनने से फॉर एग्जांपल वैल्यू x 10, ठीक है, अगर डैम की ऊंचाई 300 मीटर रखते हैं, हाँ भाई इतना पावर जनरेशन हो जाएगा, 10,000 मेगावाट और इतना पानी का स्टोरेज हो जाएगा कि सब आ जाएगा। लेकिन उससे क्या होगा कि हो सकता है कि उस क्षेत्र की जो जैव विविधता है, फ्यूना फ्लोरा हो, पूरी तरह नष्ट हो जाए। हो सकता है कि वो क्या हो कि वो सेंसिटिव, ठीक, उसमें कई इंडेंजर्ड स्पीसीज हों। तो हमने क्या किया, पेरेटो ऑप्टिमैलिटी का उपयोग किया कि हम डैम की ऊंचाई इतना रखें जिससे कम से कम हमारा आर्थिक मूल्य तो प्राप्त हो जाए। ठीक है भाई, 10,000 मेगावाट की जगह हम 5,000 मेगावाट ही बनाएं, कोई बात नहीं है, और इतनी ज़्यादा वाटर स्टोरेज की जगह थोड़ा कम वाटर स्टोरेज करें। ठीक है, तो हमने डैम भी बनाया, ठीक है, उस लेवल तक डैम बनाए जिस लेवल तक हमारा काम चल सकता था पावर और वाटर के लिए के संदर्भ में। ठीक है, और उन वैल्यूज़ को प्रिजर्व करने की कोशिश की। ठीक है, ये आधा देखो, उन वैल्यूज़ को भी हम, ठीक, अगर उसको पूरा करेंगे तो वो वैल्यूज जीरो हो जाएंगी, सारी इकोलॉजिकल वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज जीरो हो जाएंगे। लेकिन हमने इसको हाफ अचीव किया है ताकि हमारा इकोनॉमिक वैल्यू भी अचीव हो जाए और ये आधा तक उन इकोलॉजिकल वैल्यूज को भी प्रोटेक्ट किया। इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ पेरेटो ऑप्टिमैलिटी। ठीक है, कि संतुलित करना, ठीक, आर्थिक मूल्यों को मानवीय मूल्यों, पर्यावरणीय मूल्यों और अन्य सांस्कृतिक मूल्यों से समायोजित करना। अब पेरेटो इम्प्रूवमेंट्स क्या है? ठीक है, कि जैसे ये डैम बना तो इससे इकोलॉजिकल क्या हो गया, ह्रास हुआ। ठीक है, इकोलॉजी नष्ट हुई। ठीक है, तो इस डैम की से बनने के बाद जो बिजली आएगी, बिजली बनेगी, उस बिजली में हम कुछ सेस जोड़ देंगे। ठीक है, कि जैसे 3 रुपये 10 पैसा पर यूनिट बिजली बेचेंगे तो हम कहेंगे 10 पैसा और इसमें जोड़ो, 3 रुपये 20 पैसा पर यूनिट बिजली बेचिए, और जो 10 पैसा एक्स्ट्रा आएगा उसे हम पेरेटो इम्प्रूवमेंट में खर्च कर देंगे। यानी कि जितना वन क्षेत्र डूबा है, इसमें 10 पैसा जो एक्स्ट्रा लेंगे, उस 10 पैसे का उपयोग हम हरियाली के लिए, ठीक, वानिकी के लिए या वन लगाने के लिए, फॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स के लिए करेंगे। ठीक है, तो जो नष्ट किया, जिस नीति से जो नष्ट हुआ है, ठीक है, चाहे पर्यावरण या मानवीय मूल्य, या हम उसी 10 पैसे से विस्थापितों के लिए स्कूल, अस्पताल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो पेरेटो ऑप्टिमैलिटी, अब पेरेटो ऑप्टिमैलिटी पहले भी देखी जाती थी, लेकिन एम.जे. निशान साहब ये कहते हैं कि पेरेटो ऑप्टिमैलिटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए पेरेटो इम्प्रूवमेंट्स, कि जो नीति के लागू होने से जो प्रॉब्लम्स आई हैं उन्हें सुधारने के लिए हमें पेरेटो इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत पड़ती है। इसी से जुड़े हुए 2 शब्द भी हैं, स्पिल ओवर इफेक्ट, स्पिल ओवर इफेक्ट एंड एक्सटर्नलिटीज। स्पिल ओवर इफेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जैसे सरकार ने जीएसटी कम कर दी फॉर एग्जांपल,
तो इससे क्या हुआ कि कॉरपोरेट सेक्टर को अपना बिजनेस बढ़ाने का मौका मिला। जो पैसा सरकार को टैक्स के रूप में दे रहे थे, उसी पैसे को उन्होंने अपने बिजनेस में बढ़ाया। बिजनेस बढ़ने से क्या हुआ कि रोजगार खुले, रोजगार बढ़े। तो ये ठीक सरकार के इस निर्णय से क्या हुआ, ये पॉजिटिव इफेक्ट, इसको कहते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट। लेकिन एक्सटर्नलिटीज नेगेटिव इफेक्ट कि जब टैक्स राजस्व कम हो गया तो सरकार के लिए कल्याणकारी कार्यों के लिए राजस्व की कमी हो गई। टैक्स कहाँ से आ रहा था, उद्योगपतियों से आ रहा, औद्योगिक क्षेत्र से आ रहा। सरकार ने वहाँ टैक्स कम कर दिया, लेकिन उससे एक्सपेंड हुई एक्टिविटीज़, उससे रोजगार भी खुले। लेकिन सरकार का कर राजस्व कम होने से कल्याणकारी योजनाओं के लिए वित्त संसाधनों का अभाव हुआ। तो क्या किया जाता है कि इस पब्लिक पॉलिसी मॉडल में हम कोशिश करते हैं कि स्पिल ओवर इफेक्ट भी बढ़े और एक्सटर्नलिटीज़ कम से कम रहें। तो ये पब्लिक पॉलिसी मेकिंग के मॉडल्स हैं। 2 मॉडल्स मैं इसके अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। यजकल डोब साहब का ऑप्टिमल पॉलिसी मेकिंग, मेटा पॉलिसी मेकिंग मॉडल और सिस्टम मॉडल, ब्लैक बॉक्स मॉडल। ठीक है, ब्लैक बॉक्स मॉडल सिस्टम मॉडल को ही कहते हैं, डेविड ईस्टन साहब का। वो मैं इसके अगले वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद हम पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन पे चर्चा करेंगे। पढ़ते रहिए, मेरे नोट्स भी पढ़ते रहिए, बुक्स भी पढ़ते रहिए। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए।